वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गांधी सर और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम थर्मल पावर प्लांट जिसे ताप विद्युत गृह कहा जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजली बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कुछ ऐसे मेन फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये है थर्मल पावर प्लांट जिसे हम ताप विद्युत गृह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम जल से भी बिजली बनाते हैं, पवन ऊर्जा से बिजली बनाते हैं, जल ऊर्जा से बिजली बनाते हैं, जल विद्युत बनाते हैं कि नहीं। जल विद्युत केंद्र पढ़े होंगे आपने, ताप विद्युत केंद्र, ये ताप विद्युत केंद्र है जिसमें कोयले से बिजली बनती है। जल विद्युत केंद्र में जल से बिजली बनती है। ठीक वैसे ही पवन ऊर्जा, तो पवन से भी बिजली बनती है। सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उससे भी बिजली बनती है। फिर एमएचडी, इसके पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था एमएचडी, मैग्नेटो हाइड्रो पावर प्लांट, उससे भी बिजली बनती है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा कि हम ताप विद्युत गृह में थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज करके बिजली कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत गृह में डियर स्टूडेंट इसमें हम किसका यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि इस पावर प्लांट में किसका यूज किया जाएगा, कोल का, कोयले का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, कोयले का यूज। उसके बाद हम थर्मल पावर प्लांट में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कोयले को जलाकर हम उससे हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो कोयले को जलाकर हम हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसी हीट एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम उसी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर हीट एनर्जी जो कोयले से हमें एनर्जी मिली है, कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, कोयले को जलाने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो हीट एनर्जी होगी, उष्मा ऊर्जा। तो हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लांट बेसिकली वर्क किस साइकिल पे करता है। तो आपने जैसे देखा होगा आपके पास टू व्हीलर है, टू व्हीलर है बस बाइक, बाइक किस साइकिल पे काम करती है। यदि मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो वो अच्छे से जान सकता है बाइक किस साइकिल में, मतलब कि गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर किस साइकिल पे काम करती है, किस चक्र में काम करती है। तो वैसे ही ये आप हमें कमेंट करके बताएं, किसी को पता हो बता सकते हैं कि बाइक किस साइकिल पर काम करती है, किस चक्र पर काम करती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो पावर प्लांट है ये रेनकाइन साइकिल पर काम करती है। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर वर्क करती है। तो ये प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट रेनकाइन साइकिल पर काम करती है। ठीक, यहाँ पर जो कोल यूज किया जाता है सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल का यूज करते हैं, ये इंडियन कोल कहलाता है। तो बेसिकली यदि हम टाइप की बात करें कोल के टाइप्स की, तो कोल बेसिकली आपको तीन टाइप के मिलेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मिलेगा बिटुमिनस कोल जिसमें कार्बन की मात्रा है 83%। तो यहाँ पर बिटुमिनस कोल ये इंडियन कोल की श्रेणी में आता है। मतलब इंडिया में जो कोल मिलने वाला है, इंडिया में जो कोल मिलने वाला है ये कोल कौन सा हो जाएगा, बिटुमिनस कोल हो जाएगा। तो जितने भी, जैसे कि आपने देखा होगा सिंगरौली, सिंगरौली में NCL जिसे कहते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड प्लांट है वहाँ पे। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड में भी आपको सिंगरौली में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। तो किस श्रेणी का होगा, बिटुमिनस। फिर आप चले जाएंगे बैतूल, तो बैतूल में भी, MP में बैतूल में भी जो कोल मिलेगा आपको ये बिटुमिनस श्रेणी का मिलेगा। फिर आप चले जाएंगे कैलकाटा वाला एरिया, ठीक है, कलकत्ता वाला एरिया जो आप चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, बिटुमिनस का। मतलब इंडिया में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोल कौन सा है, बिटुमिनस कोल। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट, 83%। 83% कार्बन की मात्रा होती है, मतलब क्वालिटी ठीक ठाक है। लेकिन इसको ज्यादा जलाना पड़ेगा तब कार्बन की मात्रा इसमें 83% है। उससे कम डाउन में आपको मिलेगा लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी है, 67%। क्लियर है।
उसके बाद एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा है 90%। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, जिस कोयले में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो अच्छा कोयला होगा। जिस कोयले में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा और वो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त उससे होगी। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है, यदि एंथ्रेसाइट कोयला यूज करते हैं तो उसमें ऊर्जा हमें ज्यादा मिलेगी, तो उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो जल्दी पानी गर्म होगा। यहाँ पर हम ये जो रेनकाइन साइकिल है, रेनकाइन साइकिल का मतलब यही होता है कि ये जो बॉयलर है, बॉयलर में पानी होगा, ऊपर नीचे से हम आग लगाएंगे, मतलब यही कोयले को जलाएंगे तो पानी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। अब वो स्टीम बन जाएगी तो उसमें प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा तो उसको टरबाइन के ऊपर गिराएंगे तो टरबाइन घूमने लगेगी। टरबाइन का साथ किससे है, अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर घूमने लगेगा, अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बेसिकली शॉर्टकट टाइप है इसका। चलिए उसके बाद देखिए एंथ्रेसाइट कोयला जो है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% होती है। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन इसमें अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। अब देखते हैं इन कार्बन मतलब इस कोयले के अंदर चाहे बिटुमिनस हो, चाहे लिग्नाइट हो, चाहे एंथ्रेसाइट हो, इन कोयले में आप देखेंगे तो कुछ गैसेस उपस्थित होती है और उन गैसों के बारे में मैं बताऊं तो कार्बन गैस, यहाँ पर कार्बन भी उपस्थित होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, सल्फर गैस, उसके बाद नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित होता है कोयले के अंदर, फिर ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित होता है कुछ मात्रा में, और मॉइस्चर मतलब कि नमी भी होती है। तो ये कुछ कंटेंट है, मतलब कि इस कोयले के अंदर जो गैसें उपस्थित होती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये इतने कंपोनेंट आपको, इतने गैसेस आपको इस कोयले में मिलेंगे। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर ये इसका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको, थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये क्या लिखा है, कोल हैंडलिंग प्लांट, उसके नीचे क्या है, आश हैंडलिंग प्लांट, मतलब यहाँ राख जमा होता है। जो कोयला जलेगा, बॉयलर में कोयला जलेगा तो ये इतना वाले कितने जो भाग है, यहाँ नीचे वाला भाग, यहाँ नीचे वाले भाग में क्या जलेगा बेटा, कोयला जलेगा, और ऊपर वाले भाग में क्या होगा, वाटर, पानी होगा। ऊपर वाले भाग में क्या होगा डियर स्टूडेंट, वाटर होगा, पानी होगा, और नीचे वाले भाग में कोयले को जलाएंगे। तो कोयले को जलाने के बाद जो उसका राख बच जाएगा उसको क्या करेंगे, एक जगह जमा करेंगे। तो ये आश यानी क्या होता है, राख, आश यानी क्या होता है, राख। तो ये आश हैंडलिंग प्लांट है, इस राख को यहाँ से निकाल लिया जाता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? इसीलिए बॉयलर से इसका एरो का जो हेड, एरो का निशान है ये इस साइड है। अब यहाँ पर देखिए ये बॉयलर है, तो बॉयलर में कोल हैंडलिंग प्लांट, तो बॉयलर में जो कोयला डाला जाएगा उसको पहले क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, उसको प्योर करेंगे। उसके अंदर की जो कंटेंट है, नमी, बड़े साइज का कोयला होगा पत्थर, तो उसको क्या करेंगे, उसको कोल हैंडलिंग प्लांट में चूरा चूरा करके एक कांस्टेंट साइज में लाएंगे, मतलब एक समान साइज में लाएंगे और वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से यहाँ तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले कोयला जब यहाँ डंप होगा, डंपर से आप कोयला लाएंगे, ट्रेन होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेन चलती है, ट्रेन में उनके डब्बे में कोयला आता है, यहाँ से वहाँ पहुँचा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो जहाँ पर भी प्लांट होगा वहाँ पर आसपास आपको यातायात के लिए रेलवे लाइन जरूर होगी, क्योंकि उतने बल्क पावर में कोयला लाना है तो हमें संसाधन की आवश्यकता होगी। प्लांट को ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर कोयले की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब मानकर चलो कि बालाघाट में कोयला जमा हो रहा है, बालाघाट में कोयला निकल रहा है, यहाँ पर खदान है, तो यहाँ पर आप प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोयला हो नहीं रहा है और कहीं और आप प्लांट लगाएं। मानकर चलिए बालाघाट में कोयला नहीं हो रहा है और आपको लाने के लिए कोयला, जबलपुर से आप कोयला लेकर आ रहे हैं, तो आपको लाने का कास्ट ही ज्यादा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं?
इसीलिए जहां पर कोयले की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे सिंगरौली में आपको एनटीपीसी मिलेगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? सिंगरौली में, और सिंगरौली में ही कोयला प्रोडक्शन होता है, वहाँ बहुत बड़ी खदानें हैं, एमसीए वहीं पर है। तो इसीलिए जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है बेटा, यहाँ पर कोयले को लेकर आ जाता है, जैसे यहाँ से ट्रेन से कोयला लेकर आए और यहाँ जमा करेंगे। जमा करने के बाद क्या करेंगे आप? उसको छानेंगे, छन्ना रहता है, मतलब बड़े बड़े साइज के पत्थर को अलग कर देंगे कोल को, और उसको एक समान साइज में उसको चूरा कर दोगे आप। और चूरा करने के बाद यहाँ पर जमा कर दोगे। जमा करने के बाद ये कहाँ पर आएगा? सीधे बॉयलर में आएगा। बॉयलर में हम क्या करेंगे? कोयले के साथ साथ कुछ ऑयल को भी उसमें मिक्स किया जाता है, कोयले के साथ साथ ऑयल को भी मिक्स किया जाता है, और फिर बॉयलर में उसको जलाया जाता है। तो जब इसको जलाएंगे तो पानी गर्म होगा, होगा कि नहीं? जलाएंगे पानी गर्म होगा। अब ये जो वाटर है, ये वाटर क्या बन जाएगा? स्टीम वाले फॉर्म में बन जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? भाप, स्टीम बन जाएगा। अब इस स्टीम का, इस भाप का हम यूज करेंगे। जैसे घर में खाना बनाते हैं तो पानी गर्म करते हैं पीने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है ना भाप वाले फॉर्म में। इसलिए ऊपर जो ढक्कन ढका हुआ रहता है उसमें देखेंगे तो बुलबुले, पानी के बुलबुले जमा हो जाते हैं भाप के फॉर्म में। तो वही जो ये जो स्टीम है, ये स्टीम अब यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो देखिए ESP यहाँ पर 3 स्टेप है। एक है ESP, ESP का फुल फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। उसके बाद है एयर प्री हीटर। क्या लिखा है? एयर प्री हीटर। तो यहाँ पर बॉयलर में इसका कनेक्शन किससे है? बॉयलर से। तो यहाँ पर बॉयलर में एयर प्री हीटर लगा हुआ है। इसका काम है कि इसको और हीट करना। जैसे ये जल गया, मतलब यहाँ से अब ये वाटर क्या बन जाएगा? स्टीम वाले फॉर्म में बन जाएगा। तो स्टीम वाले फॉर्म में बन जाएगा तो ये इसको हम क्या करेंगे? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर में इसको यहाँ पर ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है, इससे और ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुपर हीटर है, सुपर हीटर से फिर इस स्टीम को और ज्यादा गर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये फ्यूल गैसेस है, और फ्यूल गैसेस दिख रहा है, फ्यूल नहीं फ्लू गैसेस। ये यहाँ से जो गैस निकलेगी, ये गैस कहाँ बन जाएगी? सुपर हीटर में। सबसे पहले कहाँ जाएगी? सुपर हीटर में। तो ये जो स्टीम है, ये स्टीम क्या हुई? गर्म हुई। अब ये स्टीम कहाँ जाएगी? सुपर हीटर में। सुपर हीटर से फिर स्टीम और गर्म होगा। स्टीम को क्या करेंगे? और गर्म करेंगे, और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, नमी, उस नमी को निकाल देंगे। सुपर हीटर में गर्म करने पर क्या होता है कि उसके अंदर की जो नमी है, उस नमी को निकाल दी जाती है। अब सुपर हीटर में गर्म हो, उसके बाद किसमें जाएगा? ये इकोनोमाइजर में जाएगा। इकोनोमाइजर में जाएगा, उसके बाद इसका कनेक्शन किससे होगा? एयर प्री हीटर में। अब एयर प्री हीटर में होगा, उसके बाद इसका कनेक्शन क्या होगा? ESP में। ESP से जो राख बची हुई है, वो राख किसमें चली जाएगी? चिमनी में। और चिमनी में यहाँ पर देखेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है। ये क्या करेगा? जो कोयले के पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स को ये अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच के जमा कर लेता है। उसके अंदर ऐसा फंक्शन होता है कि जो कोयले के डस्ट है, कोयले के डस्ट को जमा करके रखता है और उसको छान कर इस चिमनी से बाहर निकाल देता है धुएं को। मतलब कोयले के कंटेंट धुएं में कम जाएंगे और ये जो धुआं है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टीम पहुंचेगी सुपर हीटर में, सुपर हीटर से इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये सुपर हीटर लिखा हुआ है। ये सुपर हीटर का काम ही होता है कि स्टीम को और ज्यादा गर्म करें, और जब ज्यादा गर्म करेंगे हम, तो गर्म करने पर क्या होगा स्टूडेंट? इसके अंदर जो मॉइस्चर है, मतलब नमी, इस नमी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब पूर्णतः उसको स्टीम भाप बना दिया जाता है और उसके अंदर की जो नमी, उस नमी को निकाल दिया जाता है। अब ये जो नमी है, इस नमी को यहाँ पर सुपर हीटर में और ज्यादा स्टीम को गर्म करके निकाल दी। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? टरबाइन में जाएगा। अब ये स्टीम में स्पीड और बढ़ जाएगी, तो इसको किस
किसमें हम सीधे गिराएंगे? टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। अब ये जो स्टीम है ये स्टीम सीधे टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जाकर गिरेगी, उससे टरबाइन घूमेगी। जब टरबाइन घूमेगी एक कांस्टेंट स्पीड में, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए, टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है। गवर्नर का काम ये होता है कि टरबाइन को कांस्टेंट स्पीड में घुमाए, टरबाइन को कांस्टेंट स्पीड में घुमाए। कहने का मतलब ये है हमें चाहिए बेटा 50 हर्ट्ज। कितना चाहिए? 50 हर्ट्ज। तो टरबाइन मतलब 50 हर्ट्ज में नहीं घूमेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर से हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। कितनी चाहिए? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जितनी तेजी से घूमेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अल्टरनेटर की। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जितने तेजी से ये अल्टरनेटर घूमेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यदि हम 60 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो हमें बिजली पैदा करना हुआ कितनी फ्रीक्वेंसी में? 50 हर्ट्ज में। तो हम क्या करते हैं, इस टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। मतलब कि टरबाइन की स्पीड को उतना ही मेंटेन करेंगे जितना जल्दी ये अल्टरनेटर घूमेगा। अल्टरनेटर का कनेक्शन किससे है? शाफ्ट से। शाफ्ट से किसका कनेक्शन है? अल्टरनेटर का। तो ये टरबाइन का कनेक्शन किससे हो गया? अल्टरनेटर से। इसको इतना ही घुमाएंगे, इतने साइकिल पर सेकंड घुमाएंगे, 50 साइकिल पर सेकंड। क्यों हंस रहे हो? 50 साइकिल पर सेकंड घुमाएंगे ताकि हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिले? 50 हर्ट्ज मिले। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको सीधे ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करेंगे? हम स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे 11 kV। अब 11 kV को ट्रांसफार्मर के थ्रू हम कितना कर देंगे? 132 kV कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। एक यार्ड बना होता है। यहाँ पर ये जो टरबाइन के ऊपर हम स्टीम गिरा रहे हैं, इस स्टीम को फिर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है कंडेंसर के माध्यम से। कंडेंसर का काम है ये उस टरबाइन को के ऊपर जो गिरा हुआ स्टीम है, उस स्टीम को ठंडा करना। फिर इसका कनेक्शन किससे होगा? ठंडा होगा तो कूलिंग टावर में। तो ये कंडेंसर को ठंडा, इस स्टीम को ठंडा करने का काम कंडेंसर का होता है। टरबाइन के ऊपर जो स्टीम गिरी, देखो यहाँ से सुपर हीटर से स्टीम किसने हमने गिरा है? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमना चालू हो गई। अब टरबाइन जब घूमना चालू होगी तो बची हुई जो स्टीम है वो कहाँ पर आके जमा होगी? कंडेंसर के पास। कंडेंसर से क्या करेंगे? उसको हम उस स्टीम को ठंडा करेंगे और वो स्टीम कहाँ पर चली जाएगी? फिर कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर से फिर इसको पंप से फीड करेंगे और फीड करके फिर से कहाँ पर डाल देंगे? सुपर हीटर में। सुपर हीटर से फिर क्या होगी? ये स्टीम गर्म होगी। मतलब हम इसको डबल तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो जो वेस्ट वाली स्टीम है, टरबाइन के ऊपर जो स्टीम गिरी वो वेस्ट स्टीम है, उस स्टीम को भी क्या कर रहे हैं? फिर से रीयूज कर रहे हैं। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चलते रहता है, इसीलिए इसको रेनकाइन साइकिल कहा गया है। तो थर्मल पावर प्लांट रेनकाइन साइकिल पे वर्क करते हैं। सुपर हीटर यहाँ पर लिखा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। डियर स्टूडेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम ये होता है कि हम जो बॉयलर के अंदर वाटर डाल रहे हैं इसको भी प्योर किया जाता है। प्योर करने का मतलब उसके अंदर की जो अशुद्धियां हैं उस अशुद्धियों को निकाला जाता है। मानकर चलिए अशुद्धियों के रूप में उसमें यदि नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो गई, तो वो टरबाइन की प्लेट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा और टरबाइन की प्लेट खराब हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम इसको प्योर करते हैं। अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है ना, अशुद्ध जल, वैसे इसको प्योर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से सीधे ये सुपर हीटर में चला जाएगा। सुपर हीटर से स्टीम टरबाइन के ऊपर, टरबाइन से अल्टरनेटर, और जैसे टरबाइन रोटेट करेगी अल्टरनेटर रोटेट करेगा, अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसकी मेन फंक्शन है कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? कोल हैंडलिंग प्लांट का काम होता है कि हम कोल को पीस कर उसको एक समान साइज में ला रहे हैं।
कोयले को पीसकर कंवेयर के माध्यम से कहां तक पहुंचाएं, बॉयलर तक पहुंचाएंगे। तो समान मतलब कि कोयले को साफ करने का काम किसका होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट का होता है। क्लियर है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट का क्या काम होता है बेटा, कन्वेयर बेल्ट का काम होता है बेटा कि कोयले को कहां तक पहुंचाना, बॉयलर तक पहुंचाना। ठीक है। ठीक। उसके बाद फोर्स ड्रॉप फेल, फोर्स ड्रॉप फेल का काम होता है बेटा, फोर्स ड्रॉप फेल का काम क्या होता है, देखिए यहां पर ये फोर्स ड्रॉप फेल दिख रहा है आपको, इसका काम होता है बेटा कि ये एयर प्री हीटर दिख रहा है आपको, तो यहाँ बॉयलर को सीधे सीधे यहाँ से जो गैसेस निकलेगी उसको छानने का काम करता है ड्राफ्ट फेल। ठीक। फेल पंखा देखिए ना, उसका काम है कि जो कोल के कंटेंट है उसको साफ करने का काम करता है। उसके बाद देखिए बॉयलर, तो बॉयलर यहाँ पर दो प्रकार के बॉयलर होते हैं, एक वाटर ट्यूब और दूसरा फायर ट्यूब। फायर ट्यूब मतलब कि किसी ट्यूब के अंदर, ये कोई ट्यूब है बेटा, ठीक है, ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर यदि हम पानी को रखते हैं, इसके अंदर क्या रखती है, पानी को, पानी से भरती है ट्यूब को और हम इसको आग लगा रहे हैं मतलब कि गर्म कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, वाटर ट्यूब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये वाटर ट्यूब हो जाएगा। समझ में? अब इसके विपरीत यदि इसमें हम आग जलाएं, अंदर पाइप के अंदर क्या करें, आग को जलाएं और बाहर हम यदि वाटर रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फायर ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब हो जाएगा। तो बॉयलर बेसिकली दो प्रकार के यूज किए जाते हैं, एक तो वाटर ट्यूब और दूसरा फायर ट्यूब। समझ में आ रहा है? इसके बाद है सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम है स्टीम को गर्म करना, स्टीम को गर्म करने का काम है और उससे नमी को हटाने का काम है। ठीक है, नमी को हटाने का काम है। मतलब स्टीम में नमी मौजूद नहीं होगी, यदि नमी मौजूद होगी तो क्या होगा बेटा, ये टरबाइन की प्लेट खराब हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सुपर हीटर से स्टीम को और गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद है स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन का काम क्या होता है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन इम्पल्स टरबाइन, टरबाइन अलग-अलग टाइप की होती है बेटा, टरबाइन अलग-अलग टाइप की होती है। कौन-कौन सी होती है, देखो, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, केपलान टरबाइन, केपलान टरबाइन। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, केपलान टरबाइन, ये अलग-अलग टाइप की टरबाइन होती है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता के अनुसार टरबाइन का यूज किया जाता है कि किस टाइप का हेड किस टाइप का है, उस टाइप का टरबाइन यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद ESP, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इसका काम क्या होता है ESP का, कि ये जो कोयले के जो कंटेंट है जो धुएं के साथ आ रहे हैं, तो धुएं के साथ जो कोयले के कंटेंट आ रहे हैं उसमें से धुआं अलग और राख अलग, समझ आया आपको? धुआं अलग करने का काम और राख को अलग करने का काम इसका होता है। तो ये एक प्रकार का छन्ना है, इसका काम है कि छानने का काम होता है। तो यहाँ पर हम ये जो ESP है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज करके हम धुएं को अलग और राख को अलग कर देते हैं और छान के उसको फिर चिमनी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फेल। तो ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फेल है, इसका भी काम है कि यहाँ पर एक बार और छाना जाता है। यहाँ पर आपने छान लिए, उसके बाद एक बार और छानेंगे, मतलब कि यहाँ पर आप जो चिमनी से धुआं बाहर निकलेगा उसमें कोयले की राख नहीं मौजूद होना चाहिए, नहीं तो उससे पॉल्यूशन ज्यादा होगा। और पॉल्यूशन जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो आसपास के पेड़ों के पत्तों को देखोगे आप कैसे दिखेगा, फिर पूरे राख बैठे हुए दिखेंगे आपको, और उससे लोगों को बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, बहुत सारी बीमारियां होगी लोगों को, होगी कि नहीं? इसीलिए हम यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फेल का यूज करते हैं ताकि कोयले के धुएं में बची हुई राख जो है वो राख को अलग कर लिया जाए। ठीक, उसके बाद देखेंगे आस हैंडलिंग प्लांट। आस हैंडलिंग प्लांट का काम होता है बच्चा कि यहाँ बॉयलर में जो कोयला जला हुआ है उसको बाहर निकाल के एक जगह डंप कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, उसके बाद है एयर प्री हीटर।
एयर प्रीहीटर का काम होता है कि यहाँ पर जो स्टीम है उस स्टीम को गर्म किया जाए। एक बार स्टीम को गर्म किया जाए, फिर वो स्टीम गर्म होगी, ठीक है, उसी स्टीम को फिर सुपर हीटर तक पहुंचाया जाएगा, मतलब और ज्यादा गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट फैन लगा होता है, वो हवा फेंकने का काम करता है। हवा फेंकने का काम करेगा तो ये जो है स्टीम और गर्म, स्टीम से क्या करेंगे, स्टीम को और गर्म करेंगे हीटर के माध्यम से, और फिर ये सुपर हीटर तक पहुंचाएंगे, मतलब उसमें नमी मॉइस्चर के कंटेंट को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है बेटा, इसका भी जो काम है यहाँ पर सुपर हीटर के ऊपर आपको देखने मिलेगा, देखो इसका काम है कि मॉइस्चर के जो कंटेंट है उसको भी निकालने का काम इसमें किया जाता है और हीटिंग करने का काम, ठीक है, किया जाता है। उसके बाद देखिए कंडेंसर। कंडेंसर काम है कि टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, टरबाइन के ऊपर जो स्टीम गिराई गई है उसको ठंडा करने का काम कंडेंसर का होता है, कंडेंसेट करने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टरबाइन, तो टरबाइन के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो यूज करेंगे यहाँ पर, ये 11 केवी जनरेट करेगा। कितना करेगा स्टूडेंट? 11 केवी जनरेट करेगा, ऐसा अल्टरनेटर यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम क्या होता है कि टरबाइन से, टरबाइन के ऊपर जो हमने भाप गिरा है, स्टीम गिरा है, उस स्टीम को यहाँ पर कंडेंसर से ठंडा करते हैं और वही उसका कनेक्शन कहाँ मिलेगा सीधा आपको कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर में जाकर टोटल पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, स्टीम क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और इसी कूलिंग टावर, ये जो कूलिंग टावर है ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। किसका बना होता है? सीमेंट कंक्रीट का बना होता है कूलिंग टावर। तो इस तरीके से। उसके बाद है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है रिवर से, देखो हमें पानी की भी आवश्यकता होगी ना, तो नदी से जो पानी लेंगे तो वो अशुद्ध होता है, नदी का पानी, उसको क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको पहले फिल्टर करेंगे, शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद फिर कहाँ पर पहुंचाएंगे, इकोनोमाइजर में पहुंचाएंगे उसको। और इकोनोमाइजर से किस में जाएगा बेटा, बॉयलर में जाएगा। बॉयलर में वाटर गर्म होगा, गर्म होने के बाद किस में जाएगा, सुपर हीटर में जाएगा। सुपर हीटर से टरबाइन में जाएगा, स्टीम टरबाइन से के ऊपर जब भाप गिराएंगे तो सीधे भाप गिरेगा इसके ऊपर, टरबाइन की प्लेट के ऊपर, तो सीधे अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर से सीधे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से 67% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये याद रखिए। क्लियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है? 67%। सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न की जाती है इंडिया में तो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ जो फंक्शंस है, ये फंक्शन के बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे डियर स्टूडेंट। जय हिंद।